हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सहगल और आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एक बार मैं फटाफट आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था। तो प्यारे बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप लोगों ने फिजिकल मेथड ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोरीन्स को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा। बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन के केस में क्या होगा, अगर आपके पास 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाए या 3-4 कंपाउंड आपको दिए जाए और उसमें ऑर्डर पूछा जाए कि किसका ज्यादा होगा, तो वहां पर प्यारे बच्चों हमने कुछ केस स्टडी किए थे। सबसे पहला केस हमने क्या लिया था, सबसे पहले केस हमने लिया था कि भाई अगर हेलोएल्केन में एल्काइल ग्रुप सेम हो और हैलाइड जो है वो डिफरेंट हो, तो तब क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो वहां पे हमने देखा था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। फिर हमने बच्चों उसमें सेकंड केस ये देखा था कि अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो और हैलाइड सेम हो, तब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो वहां पर भी हमने ये देखा था बच्चों कि वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। उसमें बच्चों तीसरा केस एक और बना था आइसोमेरिक हेलोएल्केन के लिए। तो आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स में क्या था, वहां पे हमने कहा कि भाई वहां पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, ब्रांच के। जो ब्रांच हम किसको कह रहे हैं, जो नंबर ऑफ साइड चेन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था। फिर मेल्टिंग पॉइंट का हमने ऑर्डर देखा था हेलोरीन्स के केस में। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हमने वहां पे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। और उसके बाद बच्चों जो हमने हेडिंग लिखवाया था वो क्या कराया था हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हम पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, ये हमने हेडिंग आपको लिखवा दिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स में क्या क्या आपने स्टडी करना है। और इसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कि हम 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी बच्चों हमने पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी हमने पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ कौन कौन सी रिएक्शन एल्काइल लाइट की हो सकती है। तो फटाफट से बच्चों मैंने इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है उसकी हेडिंग भी आपको डलवा के इसको लिखवा दिया था, उसके बारे में मैं फिर से आपको लिख रहा हूं NSR। आई होप सब आप NSR समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं हम। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बच्चों प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या होती है। क्या होती है बच्चों, एक बार फिर बताओ मेरे को क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको कहा था बच्चों की क्या होगी ये, जिसमें न्यूक्लियोफाइल एल्काइल लाइट के साथ रिएक्शन करेगा। सर ऐसी रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल एल्काइल लाइट के साथ रिएक्शन करेगा और वहां से लिविंग ग्रुप को रिलीज कर देगा। सर उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैंने बच्चों आपको बताया था कि आपके पास कोई भी रिएक्शन हो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4 पार्ट मेनली। एक आपके पास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है बच्चों, एक आपके पास सबस्ट्रेट होता है, दूसरा आपके पास जो होता है अटैकिंग रिएजेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था। दूसरा आपके पास क्या होता है बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट होता है। एक आपके पास सोलवेंट होता है और जो बनने वाला है वो फिर क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन हो, आपने सिंपल क्या है, कोई भी रिएक्शन आपके पास हो उसमें सिर्फ क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, और जो ये हम किसी के अंदर तो बच्चों डालेंगे इसको, एक सोलवेंट होगा। और जब ये आपस में सब रिएक्शन करेंगे तब कुछ ना कुछ चीज बनेगी जिसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। अटैकिंग रिएजेंट बच्चों 2 टाइप के हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर आपको बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है। सबस्ट्रेट का मतलब बच्चों फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मॉलिक्यूल्स आपने लिया है उसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, जिसके साथ आप रिएक्शन कराना चाहते हैं, जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे यहाँ पे।
इज इट क्लियर? ओके, तो सबस्ट्रेट हम किसको कहेंगे? जो आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसके साथ ही अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट करेगा, सॉल्वेंट हम लेंगे कोई भी और बनेगा हमारे पास क्या? प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको कल करा दिया था। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर भाई आपके पास सबस्ट्रेट क्या हो, CH3 CH2 Cl, ये हमारे पास बच्चों एल्काइल लाइव है और इस पर हम कोई अटैकिंग रिएजेंट डालें। कौन सा अटैकिंग रिएजेंट हमें लेना है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। सीधी सी बात है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव के ऊपर करेगा। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया तो देखो बच्चों कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 2 ये दिखाई दे रही है मुझे, 3 और 1 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। लेकिन जैसे ही ये अटैक करेगा तो कितनी हो जाएगी? 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा? ये यहाँ से एटम बाहर निकल जाएगा। इसी को तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। एक एटम बाहर से आया, इसके साथ जुड़ गया और उसने किसी अदर एटम को सबस्टेट से बाहर निकाल दिया। जो बाहर निकालने वाला है इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? लिविंग ग्रुप कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो सबस्टेट में एक पार्ट क्या होता है? लिविंग ग्रुप। जो बाहर निकलता है इसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। और बनेगा क्या बच्चों? हमारे पास CH3 CH2, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे लिख दिया बच्चों, ये यहाँ पे लिखना है Cl नेगेटिव। प्रोडक्ट हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा राइट हैंड साइड। तो रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये जनरल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, मैंने कहा है कि इसमें आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर सॉल्वेंट का तो कहीं आपने यूज दिखाई नहीं अटैकिंग रिएजेंट। तो देखो बहुत सारे रिएक्शन बच्चों हमारे पास ऐसी हैं जिनमें सॉल्वेंट ही एक्ट करता है एज ए अटैकिंग रिएजेंट। जो सॉल्वेंट है वो ही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो अगर ऐसी रिएक्शन हो जिसमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो उस रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शन। तो मैं नोट करके यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हूं जो बच्चों मैं आपको यहाँ पे नोट करा रहा हूं। क्या कहा मैंने? अगर सॉल्वेंट ही किसकी तरह एक्ट करे? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे तो ऐसी रिएक्शन को हम बच्चों बोलेंगे सोल्वोलिसिस रिएक्शन। तो यही पॉइंट में लिख रहा हूं, इफ सॉल्वेंट एक्ट एज, इफ सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखना बच्चों क्या पॉइंट पे लिखवा रहा हूं, इफ सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल then this reaction known as सोल्वोलिसिस रिएक्शन। तो बच्चों ये एक बार पूछा गया है बोर्ड में कि सोल्वोलिसिस रिएक्शन हम किसको कहेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों कि जिसमें सोल्वेंट ही किसकी तरह एक्ट करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे, कौन सी रिएक्शन कहेंगे बच्चों? सोल्वोलिसिस रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। अब सेकंड पॉइंट बच्चों इसमें देखना, सेकंड पॉइंट में क्या लिखवा रहा हूं नोट में? सेकंड पॉइंट लिखवा रहा हूं, अगर ये जो सोल्वेंट है आपका ये वाटर हो जाए तो क्या होगा फिर? सोचो कि अगर सोल्वेंट आपके पास वाटर हो जाए तो उस केस में क्या बनेगा? तो देखो बच्चों इस केस में क्या होगा, अगर मैं लिख रहा हूं इफ वाटर इज ए सोल्वेंट, इफ वाटर इज ए सोल्वेंट, यदि सोल्वेंट कौन हो? वाटर, एंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करूं। क्या लिखा मैंने? अगर वाटर सोल्वेंट है और किसकी तरह एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, then this reaction known as हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बच्चों क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। देखो क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन बनी है, अगर कोई भी सोल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो उसको सिंपल सोल्वोलिसिस रिएक्शन कहेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? और सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अगर वाटर सोल्वेंट है और एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह तो उस रिएक्शन को बच्चों हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन।
इज इट क्लियर? और थर्ड पॉइंट देखो बच्चों मैं क्या लिखवा रहा हूं, थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखवा रहा हूं, थर्ड पॉइंट में मैं लिखवा रहा हूं, आपको बता दूं, अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा सर न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकते हैं। वैसे तो आपने पढ़ाया था कि न्यूक्लियोफाइल हम उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन सर कुछ एग्जांपल बताइए, तो बच्चों मैं आपको वही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं जो अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों सम, थर्ड पॉइंट में सम इंपॉर्टेंट reagent, some important reagent with nucleophile, with nucleophile, किसके साथ बच्चों? न्यूक्लियोफाइल के साथ। कुछ रिएजेंट आपको बता रहा हूं और उसमें बता रहा हूं कि उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला बच्चों मैं इसमें ए पार्ट लिख देता हूं। सबसे पहले मैं रिएजेंट लिख रहा हूं इस साइड, यहाँ पे मैं रिएजेंट लिखूंगा, इस साइड में इसमें न्यूक्लियोफाइल लिखूंगा। तो आप सबसे पहले बच्चों इसका फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है बच्चों। इस साइड में रिएजेंट लिखूंगा यहाँ पे और इसके सामने लिखूंगा इसका न्यूक्लियोफाइल, ओके। और यहाँ पे चलो सामने में प्रोडक्ट भी लिख देता हूं, आपको साथ साथ पता भी चल जाएगा कि इसमें बनेगा क्या, इसके रिएक्शन के तरीके बता दो। अगर बच्चों मेरे पास रिएजेंट NaOH हो, NaOH या KOH हो, तो सोचो बच्चों इसमें से न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा। अगर रिएजेंट कौन हो NaOH और KOH, तो सीधी सी बात है कि इसमें से क्या आना चाहिए बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि किसमें टूटता है Na+OH नेगेटिव, K+OH नेगेटिव, तो ये जो OH नेगेटिव होगा बच्चों यही यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपको सबको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बच्चों, OH नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से ये बेस है OH नेगेटिव देते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा बच्चों, OH नेगेटिव होगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों इसके साथ, सोचो कि अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है CH3Cl है और इसमें आप क्या डालते हो बच्चों NaOH KOH कुछ भी डालते हो, तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा बच्चों, OH नेगेटिव होगा। और ये यहाँ पे अटैक कर देगा इस पे, ये क्लोरीन को बाहर निकाल देगा और बनेगा क्या बच्चों CH3OH, क्या बनेगा CH3OH बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या बनेगा CH3OH। तो ये आपके पास मेन प्रोडक्ट होगा। तो अगर रिएजेंट NaOH KOH है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है बच्चों, OH नेगेटिव, ओके। अगर हमारे पास बच्चों KCN पोटेशियम साइनाइड रिएजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा इसमें से बच्चों, तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल आएगा CN। लेकिन ध्यान रखना बच्चों नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर है। ये देखो बच्चों पोटेशियम साइनाइड है, एक आयनिक कंपाउंड है। अभी एक कंपैरिजन नोट कराता हूं मैं, अगर पोटेशियम साइनाइड की जगह क्या हो जाए हमारे पास सिल्वर साइनाइड हो जाए, देखना बच्चों ध्यान से कंडीशन, अगर पोटेशियम साइनाइड है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cn साइनाइड है। अगर AgCl है तो इसमें से क्या होगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बड़ा सिंपल है, इसमें भी तो साइनाइड ही होगा। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें साइनाइड नहीं होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, नाइट्रोजन के ऊपर होगा। और जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, एक्चुअली ये किस साइड से जुड़ेगा, NC की तरफ से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ये N की तरफ से अटैक करेगा। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेके दिखाऊं यहाँ पे, अगर ये इसमें CH3Cl में क्या डाल दी जाए बच्चों, पोटेशियम साइनाइड डाल दीजिए, पोटेशियम साइनाइड, तो आपको पता है कि इसमें कौन सा पार्ट है नेगेटिव, ये, तो ये अटैक करेगा किसके ऊपर और Cl बाहर निकाल देगा, मतलब KCl बाहर निकलेगा। फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3CN बनेगा, मिथाइल साइनाइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा बच्चों, मिथाइल साइनाइड बनेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, यही अटैक करेगा। अब देखिए इस केस में अगर आपके पास सिल्वर साइनाइड है और इसी में मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे CH3Cl और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया बच्चों, सिल्वर साइनाइड, AgCN आपने डाल दिया। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों सिल्वर साइनाइड है तो नेगेटिव कार्बन के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है,
नाइट्रोजन के ऊपर, और यही न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको बाहर निकाल देगा, तो बनेगा क्या बच्चों, CH3। किसकी तरफ से जुड़ेगा, N की तरफ से जुड़ेगा, NC। इसको बोलते हैं बच्चों आइसोसाइनाइड। ये क्या है बच्चों, साइनाइड। इसका चलो मैं नाम लिख देता हूं, ये आपके पास मिथाइल साइनाइड। ये क्या है बच्चों, मिथाइल साइनाइड। इसका नाम होगा बच्चों क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है बच्चों और ये साइनाइड है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, सर ऐसे कैसे हो गया। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये जो पोटेशियम साइनाइड है ये एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों, आयनिक कंपाउंड। और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो ये K पॉजिटिव Cn नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो बच्चों K पॉजिटिव मिल जाता है हमें यहाँ पे, और क्या मिलेगा, Cn नेगेटिव। तो किससे, तो चार्ज किस पर नेगेटिव होगा, आपको पता है बच्चों आयनिक स्पीशीज में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो सेकंड होता है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जो कार्बन के ऊपर है वो नेगेटिव चार्ज है। इसमें देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप, सिल्वर साइनाइड। ये कोवलेंट कंपाउंड है बच्चों, और कोवलेंट कंपाउंड में जो सिल्वर और कार्बन है इनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसके पास तो बच्चों इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास तो ना तो इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ध्यान से देखिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 तो इधर चले गए, अभी भी इसके पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यही बच्चों जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के। तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों दोनों का, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड। अगर पोटेशियम साइनाइड है तो C के ऊपर इस साइड से जुड़ेगा, साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपके पास सिल्वर साइनाइड है तो नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा बच्चों, नाइट्रोजन के, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। दोनों केस याद रखने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, मैं एक केस और दिखा रहा हूं। अगर आपके पास KNO2 है, क्या है बच्चों, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, KNO2 है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल, सर ये तो पक्का है कि नाइट्रो ही होगा इसमें। तो देखो बच्चों इसमें होता क्या है, एक्चुअली N के साथ डबल बॉन्ड O, ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट जो है बच्चों यही है, इसी में से होगा किसी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर भी हो सकता है और ऑक्सीजन के ऊपर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है। अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ आपको, CH3 और इसमें क्या जुड़ा है बच्चों, Cl, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ KNO2। तो जैसे ही आप KNO2 ऐड करते हो बच्चों, पोटेशियम नाइट्राइट ऐड करते हो बच्चों, तो आप देखो इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, CH3ONO। CH3ONO किसकी तरफ से जुड़ेगा बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ से इसमें जुड़ेगा। किसकी तरफ से जुड़ेगा बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा। और अगर यहीं पर सिल्वर नाइट्रेट हो बच्चों, नाइट्राइट NO2, ठीक है ना। अगर आपके पास बच्चों कौन सा हो, AgNO2, तो यहां पर जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो देखो बच्चों वो कैसे आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा आपके पास N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा बच्चों, ये आएगा यहाँ पे। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा बच्चों, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। किसके ऊपर बच्चों चार्ज होगा, नेगेटिव, नाइट्रोजन के। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, और आपके पास अगर AgNO2 है तो किसकी तरफ से जुड़ेगा बच्चों, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। तो आपके पास बनेगा CH3NO2, नाइट्रो ग्रुप कहां जुड़ेगा, अब नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। तो दोनों ही केस बच्चों ध्यान रखने हैं, KNO2 के केस में, AgNO2 के केस में, सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। अगर पोटेशियम साइनाइड है तो नेगेटिव चार्ज कहां पे है, कार्बन के ऊपर। सिल्वर साइनाइड है तो नाइट्रोजन के। तो आइसो वाला केस बनेगा, यहाँ पे सिंपल साइनाइड का बनेगा। KNO2 है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, AgNO2 है तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होगा। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस की है। अदरवाइज तो जो न्यूक्लियोफाइल है नॉर्मल आएंगे, उनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनके केस में थोड़ा सा आपने अलर्ट रहना है। ओके, अब मैं
ये तो बच्चों कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट। अब मैं फोर्थ पॉइंट नोट में ही करा रहा हूं आपको। एक और एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, एम्बीडेंटेंट, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे, ये सर क्या चीज है, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी मतलब होता है बच्चों दो, बोथ, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर दो चीजें होंगी, बोथ होंगी, तो मतलब कि एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल वे होते हैं जिसमें दो डोनर एटम होते हैं। कितने डोनर एटम होते हैं बच्चों, दो। डोनर एटम का मतलब क्या सर, डोनर एटम का मतलब ये है बच्चों कि उसमें दो साइड होती है अटैच होने के लिए। कौन कौन सी, तो मैं यहां पे पहले आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। द न्यूक्लियोफाइल, the nucleophile which contains, the nucleophile which contains two donor atom, two donor atom। कितने डोनर एटम है बच्चों, दो डोनर एटम। यानी ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डोनर साइट होती है, दो डोनर एटम होते हैं। द न्यूक्लियोफाइल which contains two donor atom but at a time, but at a time only one atom act as donor atom, act as donor atom। देखो क्या लिखा बच्चों, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो डोनर साइट होती है, मतलब दो एटम ऐसे हैं जो अटैच हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही एटम उसमें अटैच होगा, उसको हम कहते हैं बच्चों एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल सर, एग्जांपल बताओ। एग्जांपल आपको अभी कराया है साइनाइड बच्चों, क्योंकि साइनाइड को देखो आप, ये कार्बन की तरफ से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रो में ऑक्सीजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है और एन की तरफ से भी अटैच हो सकता है, तो ये किसके एग्जांपल है बच्चों, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों एम्बीडेंटेंट। तो मैं एग्जांपल में लेता हूं साइनाइड। क्या लिखता हूं बच्चों, साइनाइड में कार्बन के ऊपर हो सकता है और NC, आइसोसाइनाइड ये हो सकता है। नाइट्रो हो सकता है बच्चों, नाइट्रो में किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर भी हो सकता है और NO2 नाइट्रोजन के ऊपर भी हो सकता है। तो ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों, ये सारे एग्जांपल है एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल के। समझ में आ रहा है बच्चों, एम्बीडेंटेंट किसको कहते हैं, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर दो डोनर एटम होते हैं। देखो कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्लियर मैंने ऊपर लिखे हैं, इसलिए कार्बन की तरफ से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन की। तो ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल जिनमें दो डोनर एटम हो लेकिन एक टाइम पर एक ही साइड से अटैच होता है, तो उन सबको हम कहते हैं एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके बच्चों, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल के बाद अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, जो हम पढ़ रहे थे। क्या, टाइप्स ऑफ NSR रिएक्शन, टाइप्स ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप आप देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। क्या, देयर आर, मैं लिख रहा हूं यहां पे बच्चों, क्या, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स की रिएक्शन होती है बच्चों। और मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है इस चैप्टर में इसी रिएक्शन से आएंगे बच्चों। टाइप्स ऑफ NSR, देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी, सबसे पहला टाइप्स बच्चों में लिख रहा हूं SN1 रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन सर ये कौन सी रिएक्शन है, अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि SN1 रिएक्शन कौन सी होती है। तो पहले इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। वन बच्चों, वन इसका क्या मतलब है, तो यहीं से ही स्टार्ट करता हूं। वन मतलब होता है बच्चों यूनिमोलिकुलर। अब यूनिमोलिकुलर इसको क्यों कहते हैं, वो अभी थोड़ा वेट करो आप, इसी में आपको समझा दूंगा कि इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं। तो N1 मतलब क्या होगा बच्चों, यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर वन मतलब वन किसके लिए यूज किया है, यूनिमोलिकुलर, यानी कि ऐसी रिएक्शन सब जिसमें कोई एक मॉलिक्यूल्स होगा। तो बच्चों अभी देखते हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे कि क्या मतलब है इसका। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, वन मतलब यूनिमोलिकुलर,
एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो लिख देता हूं यहां पे एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एन मतलब क्या न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब क्या सब्स्टिट्यूशन, सर सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं बच्चों SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं बच्चों SN1 रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लो बच्चों दोनों रिएक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN1 रिएक्शन। ये सर कौन सी रिएक्शन होती है, क्या होती है, तो अभी पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से लेके इसको समझाता हूं कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में जितनी भी टर्म है आपको सारी क्लियर करता हूं यहीं पर कि SN1 रिएक्शन क्या है। अब मैं ले रहा हूं बच्चों यहाँ पे CH3, क्योंकि किसकी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, हेलोएल्केन्स की, तो मैं एल्काइल हैलाइड यहाँ पे ले रहा हूं। अब देखो ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है CH3, ये एक एल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं बच्चों टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी सर कैसे, अब देखो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर एक कार्बन से अटैच है उसको प्राइमरी कहेंगे, अगर वो अदर 2 कार्बन से अटैच है उसको हम सेकेंडरी कहेंगे, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों टर्सरी बोलेंगे, थर्ड डिग्री बोलेंगे। अब ध्यान से देखो जहां पर ये हैलाइड जुड़ा है उस कार्बन को देखो आप, सर हैलाइड तो इस वाले कार्बन से जुड़ा है, हैलाइड मतलब क्या क्लोराइड किस कार्बन से जुड़ा है सर इस वाले कार्बन से जुड़ा है। अब बेटा ध्यान से देखिए कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है, तो मतलब कितने कार्बन से 3 कार्बन से, तो इसको मैं कह सकता हूं बच्चों 3 डिग्री कार्बन, यस और नो। तो 3 डिग्री कार्बन मतलब क्या, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है बच्चों। एल्काइल ग्रुप कौन सा है मिथाइल, तो अगर इसका पूरा नाम आप लिखना चाहो तो टर्शियरी मिथाइल क्लोराइड है बच्चों, इसका कॉमन नेम है टर्शियरी मिथाइल क्लोराइड। तो मैं आपको सिंपल लिख देता हूं यहाँ पर, ये कैसा है बच्चों टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में लिख देता हूं यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब मिथाइल हैलाइड, हैलाइड मतलब क्लोराइड, तो ये कैसा है बच्चों टर्शियरी है। चलो बात खत्म होगी कि सर आपने एग्जांपल मान लिया टर्शियरी का, कोई बात नहीं, ये मैंने एल्काइल हैलाइड आपसे ले लिया। अब इसमें कौन अटैक करता है बच्चों, अटैकिंग एजेंट क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। चलो कोई एग्जांपल ले लो आप सिंपल OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, मैंने ले लिया OH नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है ना, वाटर ही डाल दिया, वाटर में से क्या आएगा जनरली बच्चों OH नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। या आप अगर पूरा लिखना चाहो तो मैं चलो लिख देता हूँ H2, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों H2O यहाँ पर जो है सोलवेंट भी H2O ही है इस रिएक्शन के अंदर, और जब H2O के अंदर सोलवेंट भी यही है और ये एक्ट भी कर रहा है किसकी तरह न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि H2O में से क्या आता है बच्चों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव यहां से आएगा। चलो सर वाटर में से OH नेगेटिव आता है, बात क्लियर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। कहां अटैक करेगा सर, ये अटैकिंग रिएजेंट आपके पास ये है, सोलवेंट भी वाटर है आपके पास, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट तो हमें पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहा होगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहा होगा बच्चों। तो नेगेटिव कहां पे अटैक करता है, हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। इज इट क्लियर, यस और नो, यस। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहां अटैक करेगा बच्चों, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो सर समझ में आई बात की, जो नेगेटिव है ये कहां पे अटैक करेगा, इस पर, और जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड थे बच्चों, लेकिन जैसे ही ये इस पर अटैक किया तो एक 5वां बॉन्ड और बन जाएगा, और ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, कार्बन नहीं चाहेगा कि उसकी 4 वैलेंसी को 5 की जाए, तो वो क्या करेगा अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, जैसे ही ये OH नेगेटिव आता है यहाँ पे, तो क्लोरीन बच्चों जो होता है अनकंफर्टेबल फील करता है और ये रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या है लिविंग ग्रुप, जल्दी ही बाहर निकल जाता है, छोड़ देता है अपनी जगह को, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं लिविंग ग्रुप। बनेगा क्या प्रोडक्ट, OH नेगेटिव ऐड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे CH3 सब कुछ सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इधर क्या जुड़ा है, ये साइड में जो है कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा है ये एज इट इज रहेगा, तो सिंपल आपके पास क्या बनेगा CH3 और OH कहां अटैच हो जाएगा जाके, ये लो जी OH अटैच हो गया। बाकी क्या H2O में से H बचता है बच्चों,
क्योंकि H2O क्या देता है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलता है, उस H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा बच्चों, HCl। ये साइड प्रोडक्ट है बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल बन गया। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। SN1 क्यों कह रहे हैं, रिएक्शन का मतलब क्या है SN1 से, वो बच्चों अगर आप इस रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, जो कि मैं आपको अभी कराने वाला हूं। तो चलिए मैं इसका करा रहा हूं मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, सारी रिएक्शन इसी के बेसिस पर होगी जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड वाली होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन एक्चुअली ये रिएक्शन ऐसे कैसे होगी सर, OH ने कैसे इस पे अटैक कर दिया, कैसे ये प्रोडक्ट बन गया, कैसे HCl बन गया, वो सारी चीजें बच्चों हमें क्लियर करने वाले हैं किसमें, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों मैं इसमें लिख देता हूं कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कि कितने स्टेप में बच्चों, कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कौन सी, SN1 रिएक्शन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, मैं लिख देता हूं दिस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में बच्चों, इन 2 स्टेप। ओके, कौन कौन से स्टेप है, चलो मैं लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट होगा बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सर कार्बोकेटायन तो सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल कार्बोकेटायन बच्चों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए बच्चों इनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, यानी कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं बहुत कम टाइम के लिए। तो कार्बोकेटायन आप याद रखें, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस और उस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बहुत अच्छे से हमने कार्बोकेटायंस के बारे में पढ़ा है। ये तो बच्चों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने पढ़ना ही है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, यही तो सारी चीजें हैं, और क्या है। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कैसे, मैं यही एग्जांपल लूंगा बच्चों टर्शियरी का, CH3। इसका भी रीजन बताऊंगा कि टर्शियरी मैंने क्यों लिया है। CH3 ये आपके पास है एल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट, जिसको हम कह रहे हैं बच्चों क्या, जिसके साथ आपने रिएक्शन करा दी है। ऊपर से आपने क्या डाला है इसमें, वाटर सॉल्वेंट। तो स्टार्टिंग में देखो बच्चों, आपको पता है कि वाटर से न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, OH। अब मैकेनिज्म है बच्चों, ये तो आपको पता है, हमने क्या डाला है रिएक्शन में, वाटर, और वाटर से न्यूक्लियोफाइल आया OH नेगेटिव। अब देखिए आपने पता है कि इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है बच्चों, पार्शियल यानी कि हल्का सा पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है। अब देखिए क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अटैक करने की कोशिश तो करेगा इस पर, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो ये अटैक करने की कोशिश तो करेगा इस पर। लेकिन क्या ये अटैक कर पाएगा, क्वेश्चन बच्चों जैसे न्यूज़पेपर में होता नहीं, न्यूज पढ़ते पढ़ते टाइम पे बोलते हैं कि ध्यान से देखिए इस चेहरे को, तो यहाँ पर भी यही है, ध्यान से देखिए इस सबस्ट्रेट को। तो क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रुप ये लगा है मिथाइल, एक ग्रुप ये लगा है मिथाइल, एक ग्रुप ये लगा है मिथाइल। अब ध्यान से देखिए सबस्ट्रेट को, तो क्या देखोगे आप कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव, ये अटैक करना चाहता है इस कार्बन के ऊपर, जिस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जैसे ही ये जाएगा तो ये इसको यहाँ पे अटैक करने देंगे, ध्यान से सोचिए, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप है बच्चों, बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप का मतलब बड़ा ग्रुप से समझ लीजिए कि बड़ा ग्रुप है, जैसे ही ये इधर आएगा तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करते हैं कि जा भाई जा तू, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो ऐसा ही केस यहाँ पे बच्चों बन जाएगा, ये यहाँ पर इसको अटैक नहीं करने देंगे। बच्चों कभी बस में सफर किया है, किया होगा, लगभग सभी लोगों ने बस में सफर किया होगा। तो बच्चों वहां पे ना सीट होती है, कौन सी सीट होती है बच्चों, उस बस के अंदर 2 सीटर भी होती है और 3 सीटर भी होती है, जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। एक तो वे सीट होती है और एक इस टाइप की सीट होती है जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। तो कोई सी भी ले लीजिए, मान लीजिए अगर 3 सीटर है, उस पर 2 लोग पहले से ही बैठे हैं, हम मान लीजिए 2 उसमें ऑलरेडी बैठे हुए हैं,
और आगे से कहीं बस रुकी और सामने से एक आंटी आ गई, काफी हैवी सी, हेल्दी सी आंटी भी, चलो भाई जेंट्स मान लीजिए, लड़कियां नाराज हो जाएंगी, तो कुछ कोई जेंट्स है हल्का सा, वो आ गया एक हेल्दी सा। तो हमारे मेंटलिटी में बच्चों क्या होता है कि मेंटलिटी एकदम चेंज हो जाती है। हमारे पास एक पर्सन की जगह है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि यार ये प्लीज यहाँ पर बैठे, कहीं दूर जाए, कहीं दूसरी सीट पे बैठे, हमारे पास नहीं आए। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है बच्चों, वो साथ में आके हमारी बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे ये आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों की मेंटलिटी क्या है कि यार नहीं आए, दूर, रेबल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस कंडीशन को अगर आपको ध्यान है, तो मैंने एक टर्म दी थी हिस्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि अब हम बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं, तो टर्म भी हम केमिस्ट्री की यूज करेंगे। हम यहाँ वो धक्का मुक्की वाली बात नहीं करेंगे, हम इसको भगाने वाली बात नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम इसको बोलेंगे सिंपल क्या, हिस्टेरिक हिंड्रेंस। तो जैसे ही ये OH नेगेटिव इसकी तरफ बढ़ता है, तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप है इसको रेपल करने की कोशिश करते हैं, दूर भगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हिस्टेरिक हिंड्रेंस होता है। और हिस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये इस पर अप्रोच नहीं कर पाता। तो सर रिएक्शन कैसे होगी? बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर ये इस पर अप्रोच नहीं कर पाएगा, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन कैसे? तो रिएक्शन तब होगी बच्चों कि देखो ये इनके साथ साथ ये भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इन बड़े ग्रुप की वजह से। ये जो बल्कि ग्रुप लगे हैं, ये क्लोरीन भी क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील करता है और ये रिएक्शन में से निकलने की कोशिश करता है। तो बच्चों मैंने लिखा है दिस रिएक्शन अगर इन 2 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये तो अटैक नहीं कर पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बल्कि ग्रुप है, हिस्टेरिक हिंड्रेंस है, तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो फाइनली क्या होगा कि ये जो ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जिसको मैं कह रहा हूं लिविंग, ये Cl नेगेटिव रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, साझे के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों को लेके जाएगा। और यहाँ पे कैसी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर देखो बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा किसका, कार्बन का, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो थोड़ा आगे लिख देता हूँ, कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कुछ कंडीशन आपकी किस टाइप की बन जाएगी, इस टाइप की बन जाएगी। एक CH3, कितने ग्रुप जुड़े हैं, CH3 CH3 CH3, ये बन जाएगा बच्चों। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3 Cl तो निकल गया है यहाँ से, OH अटैक नहीं कर पाए क्योंकि बल्कि ग्रुप है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ये तो अटैक नहीं कर पाएगा अभी यहाँ पे। फर्स्ट रिएक्शन में तो इसने कुछ भी नहीं किया, इसका कुछ रोल है ही नहीं, क्योंकि इसने कोशिश तो किया लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो हुआ क्या रिएक्शन के अंदर, ये जो Cl है ये बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या हो गया, एक कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन होगा। मैंने आपको कहा था कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ध्यान से देखो, हाइब्रिडाइजेशन कितना, एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। अगर 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं जिनको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन के अंदर बनता है इंटरमीडिएट, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्बोकेटाइन्स कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन्स। तो क्या हुआ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, स्टेप सेकंड में लिख रहा हूं, स्टेप सेकंड जो होता है, स्टेप सेकंड, अब देखो कार्बोकेटाइन्स बन गया। अब तो बच्चों कितने से कितना भी वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वो उस पर अटैक कर दे, क्योंकि फुल्ली चार्ज है यहाँ पे। कार्बन के ऊपर क्या है, अब आप कह रहे हो सर 3 ग्रुप तो भी है यहाँ पे। बच्चों 3 ग्रुप है लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी तो कंप्लीट है। अब पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट है तो ये नेगेटिव से बहुत तेजी से अटैक कर पाएगा, क्योंकि इसको तो बहुत चार्ज दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट चार्ज नहीं था, यहाँ पर क्या था, हल्का सा चार्ज था उसके कंपैरेटिवली, लेकिन रिपल्सन ज्यादा था। तो अब क्या होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन्स बना है यहाँ पे, ये कार्बोकेटाइन्स जो बना है बच्चों, कौन सा बना है, CH3। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप इसको डायरेक्टली क्यों नहीं लिख देते CH3 ऐसे, कार्बोकेटाइन तो बना है। इसका भी रीजन है बच्चों, CH3 में आपको बता देता हूं। चलो पहले बच्चों आप इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पे नेक्स्ट पेज पे कराऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चे, स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप सेकंड में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बचेगा तो कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है।
तो स्टेप सेकंड होगा बच्चों अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। कैसे, क्या बना था बच्चों फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास कार्बोकेटाइन CH3 और उस पर कैसा चार्ज था बच्चों, पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर CH3 यहाँ पे ऊपर CH3 जोड़ देते, ऐसा क्यों बनाया? मैंने आपको बताया बच्चों कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोकेटाइन्स के ऊपर, और आप ध्यान से करो कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों उसकी, लीनियर, या शेप उसकी कैसी होती है बच्चों, लीनियर। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होती है बच्चों ज्योमेट्री उसकी, ट्राइगोनल। क्या होती है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। याद आया है बच्चों कुछ, वेस्पर थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास, ये सब हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी। ये सारी शेप बच्चों हमने वहां पे डिस्कस की थी। अब मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर ही मैंने बनाया है, इससे क्या फायदा सर अभी बताएंगे कि अब देखो ये तो आपके पास बना है क्या, कार्बोकेटाइन्स। अब जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास था OH नेगेटिव, ये स्टेप सेकंड है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंप्लीटली चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, तो ये बच्चों अटैक करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत स्पीड से अटैक करेगा। यहाँ पे जब बहुत स्पीड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल बस कार्बोकेटाइन के बनने की देर है। जैसे ही कार्बोकेटाइन्स बन गया, पॉजिटिव चार्ज फुल्ली मिल गया, तो ये बहुत तेजी से अटैक करेगा, वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से, ये कैसा है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में है बच्चों, बिल्कुल सीधा एक प्लेन में। तो OH नेगेटिव के पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और कहां से, नीचे से भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन अटैक कर सकता है या फिर बिलो द प्लेन। कैसे, इसके पास बच्चों दो पॉसिबिलिटी है कि ये यहां से भी अटैक कर सकता है ऊपर से, और ये कहां से अटैक कर सकता है बच्चों, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। तो सर ऊपर नीचे से दो जगह से अटैक कर सकते हैं, हाँ बच्चों दो जगह से अटैक कर सकते हैं। इसलिए SN1 के रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट तो दो बनते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं, नाम भी सेम होता है, लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन बेटा अलग अलग होता है, और उसको हमने यहाँ पे देखना है। क्या बनेगा बच्चों, अगर इसने ऊपर से अटैक किया है तो ये बनेगा CH3OH कहां ऐड हो जाएगा ऊपर, और इससे क्या लगा हुआ है CH3 और CH3। ये कंपाउंड सेम ही है बच्चों, एल्कोहल ही रहेगा। देखो नाम भी आप लिखोगे, नाम भी आपके पास सेम ही रहेगा, कंपाउंड सेम है, नाम भी सेम ही रहेगा। अब देखो ये कहां से अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3OH कहां उठ जाएगा, नीचे की ओर लग जाएगा, और बनेगा क्या, CH3। तो सर दो बने हैं बच्चों। यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी जाती है। अब की बात जो CBSE बोर्ड में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, अब सेट तो याद नहीं है मेरे को कि A था या B था, लेकिन उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था SN1 से। आप चेक करना बच्चों, स्टार्टिंग में ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो सबसे पहले उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से यही था कि रेसेमाइजेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि ऐसे प्रोडक्ट में दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, ऊपर से अटैक हो सकता है, नीचे से अटैक हो सकता है। प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंस है। मतलब 50% चांस है कि ये बने और 50% चांस है ये बने। तो 50% इसको कहता हूं मैं डी फॉर्म, 50% इसको मैं कहता हूं एल फॉर्म। सर एल फॉर्म क्या होती है, डी फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेट करो। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरेटरी, एल का मतलब होता है लेबोरेटरी। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री, इससे आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी आपसे डिस्कस करनी है कि डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म क्या होती है, इसको पूरा डिटेल्स में आपको वहां पे बताऊंगा। बस अभी आप इसको समझ लो कि 50% डी फॉर्म बनता है और 50% एल फॉर्म बनता है। एक इस टाइप का मिक्सचर बनता है SN1 रिएक्शन के अंदर। कैसा मिक्सचर बनता है, जिसमें 50% डी फॉर्म होती है या 50% एल फॉर्म होती है। और इस मिक्सचर को बच्चों, इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म होती है, उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो हमसे स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा जाता है SN1 रिएक्शन की,
स्टीरियो केमिस्ट्री, कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बच्चों हम कहते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब समझ गए ना बच्चों, आगे भी मैं इसको लिखवाऊंगा आपको पूरी डेफिनेशन कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें 50% डी फॉर्म होती है और 50% एल फॉर्म होती है। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। डेफिनेशन आगे लिखवा दूं बच्चों उसको। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो होती है वो क्या बनता है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर बनता है SN1 रिएक्शन के अंदर। समझ गए मैंने ऐसे क्यों लिखा था, इसकी जो शेप से हम क्यों बात करते हैं ज्योमेट्री से कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, और कार्बोकेटाइन जहां पर भी होता है बच्चों दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है, अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म, यानी एक मिक्सचर बनता है जिसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो बोर्ड के में आपकी यही पूछा गया था कि SN1 के अंदर कौन क्या बनता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन रेसिमिक मिक्सचर बनता है, बोथ बनते हैं या नन ऑफ दी, इस टाइप से। तो वहां पे आपने बताना था बच्चों रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर इसके अंदर बनता है। तो ये इसके पास आती है स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखना बच्चों यहां पर दो स्टेप ये बने हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब रेट किस पर डिपेंड करती है, सेकंड स्टेप पे कि फर्स्ट स्टेप पे। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहां पे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है। समझ में नहीं आएगा कि जैसे ही कार्बोकेटाइन बना उतनी स्पीड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो यहां पर तो हम कुछ भी नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है जितना भी टाइम लगता है रिएक्शन में वहीं पर लगता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे जो लिविंग ग्रुप है उसको निकलने में टाइम लगता है। स्टरिक एनर्जी पहले थोड़ा सा काश होनी होती है तब वो जाके निकलता है। तो वहां पर फर्स्ट वाले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जब होगा वहीं पर ही लिविंग ग्रुप को निकलने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास स्लो स्टेप होता है, और जो सेकंड स्टेप होता है ये क्या होता है बच्चों, फास्ट स्टेप होता है। ये फास्ट होता है, और जो पहले वाला होता है फर्स्ट स्टेप वो स्लो स्टेप होता है। आप लिख रहे हैं ना बच्चों उसमें स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप होता है वही RDS होता है। आपने लिखना है बच्चों फर्स्ट स्टेप के ऊपर जहां पे आपने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन्स, मैंने यहां पर रब कर दिया है उसको, तो आपने वहां पे लिखना है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप जो होता है क्या होता है, RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है बच्चों, फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि दोनों में से रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा, RDS स्टेप कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, तो कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप होगा। अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री पता चल गई, क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब मैं रेट की बात कर लेता हूं इस रिएक्शन की। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किस पर डिपेंड करेगी रेट, क्या यहां पे डिपेंड करेगी रेट, मैंने आपको अभी बताया रेट किस पे डिपेंड करती है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप में क्या था पार्टिसिपेट, किसने पार्टिसिपेट किया था, तो एक ही था बच्चों, कौन, सबस्ट्रेट। क्या था वहां पे, सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल का तो कोई लेना देना ही नहीं था फर्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो वहां पे अप्रोच ही नहीं कर पा रहा था, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं था। तो इसका मतलब रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबस्ट्रेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन की। तो रेट अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट, और सबस्ट्रेट क्या आएगा बच्चों, सबस्ट्रेट। तो रेट किस पर डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है। अब देखो बच्चों अगर सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ऑर्डर देखो बच्चों क्या होता है। अगर कभी केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है बच्चों ने तो डोंट वरी, इसको वहां पे ऑर्डर में पढ़ाते हैं। ऑर्डर मतलब कितने, यहाँ पर देखो ऑर्डर कितने सबस्टेंस है यहाँ पे जो इस पर रेट डिपेंड कर रही है, तो एक, तो इसका जो बच्चों ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब जो मोलिकुलरिटी की बात करते हैं, मोलिकुलरिटी कितने मोलिक्यूल्स है बच्चों, कितने मोलिकुलरिटी, ये दोनों टर्म केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे बच्चों। ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, तो मोलिकुलरिटी कितने मोलिक्यूल्स पर रेट डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है हमें, क्या, सबस्ट्रेट, तो मोलिकुलरिटी क्या इसकी 1। इसलिए इस रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। मैंने आपको इसका फुल फॉर्म लिखवाया था SN1 का, यूनिमोलिकुलर, यूनि वर्ड बच्चों 1 के लिए किया जाता है। कितनी है मोलिकुलरिटी इसकी, 1, तो इसलिए हम कह रहे हैं यूनिमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो यूनिमोलिकुलर वर्ड समझ बच्चों कहां से आया है, क्योंकि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होती है, वन। रेट किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, अब देखो, अब नोट करके यहां पर मैं इसके बारे में कुछ और आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं। नोट, NOT नोट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रहा हूं SN1 रिएक्शन के लिए। ये तो आपके पास रेट समझ में आया, ऑर्डर समझ में आया कि 1 हो गया, तो मोलिकुलरिटी एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बच्चों। आपसे पूछा था SN1 का ऑर्डर कितना होगा, तो 1। SN1 की मोलिकुलरिटी होगी 1। SN1 की जो रेट है किस पर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। तो बच्चों एक नंबर के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, रैसलिक मिक्सचर। एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको अच्छे से समझना है और पढ़ना है इनको। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो नोट करके मैं पहला पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं बच्चों, SN1 रिएक्शन के बारे में फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखवा रहा हूं, रेट से रिलेटेड, कि रेट किस किस चीज पर डिपेंड करती है। तो मैं लिखवा रहा हूं बच्चों, इंक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस समझिए ना बच्चों क्या होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जब बल्कि ग्रुप लगे होते हैं तो जो रिपल्सन होता है, ये अपने पास जैसे इनके पास कोई आता है तो उसको रेपल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। वो बस वाला एग्जांपल आपको याद हो गया, वही स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, अपने पास बैठने नहीं देंगे सीट पे अगर कोई आ गया, तो उसी को हम स्टेरिक हिंड्रेंस कह रहे हैं। तो क्या लिख रहा हूं बच्चों, अगर इंक्रीज होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, इंक्रीज यानी कि ज्यादा होगा, बल्कि ग्रुप ज्यादा होंगे, इंक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस, इंक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस, इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? फर्स्ट पॉइंट, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा SN1 रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा है। इसका मतलब SN1 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ऑर्डर देखो कैसे आएगा बच्चों, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आपके पास है और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आपके पास है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आपके पास है, और प्राइमरी CH3 CH2 Ca। देखो इसमें जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, 1 से, तो ये प्राइमरी है। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, प्राइमरी। इसमें कितने से जुड़ा है, 1 2, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और ये कौन है बच्चों, 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। तो किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, मैंने लिखवाया है इंक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें जितना ज्यादा होगा तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे तो प्राइमरी है, कम स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे सेकेंडरी से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे टर्शियरी है, सबसे ज्यादा तो यहीं पे है। कितने ग्रुप लगे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होगा बच्चों, टर्शियरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में। तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन किसमें जल्दी से होगी, टर्शियरी वाले में। तो ये ऑर्डर याद रखना है एक। तो इज इट क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो मैं क्या लिखा रहा हूं बच्चों। सेकंड पॉइंट में आप देखो, इंक्रीज द क्या, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन की बात आ गई बच्चों, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है बच्चों। अगर पूछ रहे हैं कि SN1 रिएक्शन किस में ज्यादा होगी तो किसकी स्टेबिलिटी देखना, या तो आप उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रहा है तो आप किसको देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। और आपको पता है बच्चों कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन इज ग्रेटर स्टेबल या मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये ऑर्डर बच्चों में पहले भी लिखवा चुका हूं।
कार्बोकेटाइन का ऑर्डर तो आपको पता है ना बच्चों क्या होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन्स जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो आपने ये ऑर्डर देख लेना है। ठीक है बच्चों, अभी एक थर्ड पॉइंट और लिखवाऊंगा आप, और फटाफट से आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने मिनट का? ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट देखो मैं क्या लिखवा रहा हूं। थर्ड पॉइंट में मैं करवा रहा हूं, देखो क्या, इफ better living group present, if better living group present, increase the rate of SN1 reaction, SN1 reaction। कितने पॉइंट लिखवाए हैं बच्चों जिस पर SN1 रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है? सबसे पहले लिखवाया आपसे कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा SN1 रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी, उतना ही ज्यादा SN1 रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है ना, रेट से मतलब उसकी स्पीड से बच्चों। सेकंड पॉइंट लिखवाया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी SN1 रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। थर्ड पॉइंट लिखवाया मैंने कि अगर बेटर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब सर पहले दो पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? तो बेटर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर लिखवा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा देखो, वेट करो कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं ऑर्डर ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप। तो बेटर लिविंग ग्रुप का मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं बच्चों। क्या ऑर्डर होगा बच्चों बेटर लिविंग ग्रुप का? लिविंग ग्रुप कौन होते हैं बच्चों सबस्ट्रेट के अंदर? यहाँ पे एल्काइल लाइड में, तो एल्काइल लाइड के अंदर जो लिविंग ग्रुप होता है बच्चों वो हैलाइड ही होता है, क्लोराइड ब्रोमाइड। एल्काइल ग्रुप थोड़े ना लिविंग ग्रुप होता है। कौन सा होता है? जो हैलोजन एटम है। अब उनमें देखना है सर, हैलोजन तो 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें कौन बेटर लिविंग ग्रुप? तो बेटर लिविंग का ऑर्डर लिखवा रहा हूं ना बच्चों। देखो यहाँ तो आयोडीन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। याद रहेगा बच्चों कौन सा ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है? आयोडीन सबसे बेटर लिविंग ग्रुप, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। ये ऑर्डर याद रखना है आपने। किसका है? बेटर लिविंग ग्रुप। तो अगर आयोडीन ब्रोमीन, एक एग्जांपल लेके कराता हूं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जांपल में क्या, इन which so fast SN1 reaction, किसके अंदर? मैं लिख रहा हूं बच्चों, वेट करो, कुछ कंपाउंड्स यहां लिख रहा हूं, उनमें से आपने बताना है SN1 रिएक्शन किसके अंदर फास्ट होगा। देखो यहां पे लिख रहा हूं CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 आयोडीन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। बताइए ऑर्डर किसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, किसमें SN रिएक्शन ज्यादा होगी? किसमें होगी बच्चों SN1 रिएक्शन ज्यादा? अभी SN1 पूछा है, हालांकि बच्चों ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जनरली SN1 रिएक्शन शो नहीं करते। कौन से करते हैं बच्चों? SN2 रिएक्शन, वो अभी आगे आपसे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जनरली ये एग्जांपल मान लिए। चलो ठीक है, मैं एक ग्रुप इस पे और ऐड कर देता हूं। लो सेकेंडरी बन गया, थोड़ा स्टेरिक हिंडेंस यहाँ पे बन गया। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लिख दिया, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया। चलो सेकेंडरी। अब सर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी सेकेंडरी है। देखो बच्चों ध्यान से, 3 कंडीशन आपको बताई है। क्या क्या बताया है कि अगर आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें SN1 रिएक्शन फास्ट। पहला वाला अप्लाई करो। सर ये सेकेंडरी है, बिल्कुल सेकेंडरी है। हैलाइड किससे जुड़ा है? इस कार्बन से, 2 से सेकेंडरी। सर ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। तो बच्चों सारे ही सेकेंडरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस सब में इक्वल है, तो उसका मतलब सर वो तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा सोचो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा
उसमें ही SN1 रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, वही SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं बच्चों, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, इसको यहाँ से हटाऊं तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, इसको हटाऊं तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, सब में सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो उसका मतलब वो कॉन्सेप्ट है। थर्ड वाला देखो बच्चों क्या लिखा है, एक बेटर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो बेटर लिविंग ग्रुप, हाँ सर ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बेटर लिविंग ग्रुप वाला लग सकता है। ये तो सब कुछ सेम है बच्चों, ये पार्ट तो सेम है। तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लिविंग ग्रुप वाला। तो किसमें SN1 रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, जिसमें बेटर लिविंग ग्रुप होगा। बेटर लिविंग ग्रुप किसमें है बच्चों, आयोडीन में। तो आयोडीन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप, इसका मतलब इसमें SN1 सबसे ज्यादा फास्ट बिल्कुल होगा। उसके बाद किसमें बच्चों, ब्रोमीन में, और सबसे कम किसमें, क्लोरीन में। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसमें होगी, सबसे फास्ट इसमें होगी, उसके बाद सेकंड वाले में, उसके बाद फर्स्ट वाले में। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों SN1 रिएक्शन का क्या है, एक क्वेश्चन मैंने कराया है। बाद में इसको कराने के बाद SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, उस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपसे। बोर्ड पे ही कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपसे यहीं पर ही डिस्कस करूंगा, और कुछ टाइम टू टाइम असाइनमेंट भी आपको मिलते रहेंगे, मतलब कि आपको एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से देता रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SN1 और SN2। SN1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें हम SN2 रिएक्शन पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी रिएक्शन है बच्चों SN2 रिएक्शन। तो जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, नीचे कमेंट नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से आप वो काम कर लीजिए। और मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको बनाने के लिए एक्साइटेड हूँ, और उसको बना के आपको बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ YouTube पे। तो बच्चों थैंक यू सो मच।